आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताइए अपनी कहानी किससे स्टार्ट हुई थी? जीडीपी से। जीडीपी का मतलब क्या था? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। उसमें से पहला टर्म अपने एक्सट्रैक्ट किया था देश, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी इज डैश पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या फिर बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। तीन इंक्लूजन था इसमें: ships and aircrafts owned and operated by the normal residents in between two or more countries। उसके अलावा क्या था मुझे बताइए आप लोग? फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, आप लोग को मोटा मोटी बुक जो है एक दो दिन के अंदर मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फॉर रिवीजन पर्पस ये 4-5 पन्ना का जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा अलॉन्ग विद ऑल द बैकअप लेक्चर्स। आज तक का बैकअप लेक्चर जितने भी है रहेंगे आपके, वो सारे के सारे आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी का भी मिस हुआ है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप लोग अपडेटेड रहे। ठीक है, कल मोस्ट लाइकली अपना जो है, हो सकता है कि जो आज टॉपिक अपन एक बीच में, मतलब हो सकता है कि एक बीच का एक टॉपिक अपना रहे, ठीक है, वो या तो कंप्लीट करे या तो देयर इज अ चांस कि अपन कल एक मेंटी क्विज भी रख सकते हैं। ठीक है, ऑफ द बेसिक कंसेप्ट। जो आज पढ़ाएंगे वो नहीं आएगा, जो लास्ट क्लास में पढ़ा है यानी कि कल पढ़ाए है, वहां तक का सवाल आप लोग के लिए पूछ सकता है, 20-25 मार्क का नॉर्मल। डोंट हैव टू वरी, एकदम धड़कन एकदम सिंपल रखो, कोई दिक्कत नहीं, इजी टॉपिक। ठीक है, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स का मैक्स वी कैन हैव अ मेंटी क्विज ऑल्सो। ठीक है, आपको पता है मेंटी क्विज में क्या होता है? एवरीबडी हैज टू लॉग इन, एमसीक्यू रहेगा, जो जल्दी आंसर बताएगा, करेक्ट आंसर देगा, उनका लीडर बोर्ड यहाँ पे रहेगा। चलेगा? ओ हाँ, वही वही वही। अरे वही वही, बढ़िया बढ़िया। सुना सुना लग रहा था। इट इंक्लूड्स व्हाट बताइए? नंबर वन, ships and aircrafts O&O, I, between two or more. Number two, fishing vessels, oils, rigs, floating platforms operated by the where. And last but not the least, embassies, consultees and military establishments। ठीक है, कि कहाँ ऑपरेट कर रहा है? अब्रॉड में ऑपरेट कर रहा है, यानी कि इंडियन एम्बेसी अगर इंडिया के बाहर है, इंडिया का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। बट अगर बाहर का एम्बेसी इंडिया में है तो उसको अपना नहीं बनाएगा, वो कहाँ का रहेगा? बाहर का रहेगा। पक्का? 100% क्लियर? श्योर? इसमें कोई भी डाउट है क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी में दिमाग में छप रहा है क्या धीरे धीरे? आइए मैडम, काहे लेट? अच्छा, सब लोग, बाकी लोग तो अंदर से अंदर आया है, बाहर क्या बता? बेशरम, कैसा कैसा लोग है बताओ? हाँ? यही है मेरा साथी। ठीक है, आप मुझे बताइए टर्म क्या था? जीडीपी। जीडीपी का मतलब था देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ में एक शब्द सिखाए थे, नेशनल। नेशनल, और उसमें क्या था रे? देशवासी। देशवासी मतलब देशवासी क्या बोला? देशवासी, वेरी गुड। देशवासी कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा? देशवासी मतलब सिटीजन्स, रेसिडेंट्स। पक्का? 100%। तो यानी कि जो देश का सिटीजन्स होगा, अच्छा, वापस करते हैं, टेक 23। ठीक है, देश का जितना रेसिडेंस होगा वो कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, उसे हम बोलते हैं एज नेशनल। बात समझ में आया क्या? ठीक है, बात सुनो ना एक बार के लिए प्लीज। ये बात सुनो, देखना बात आंसर कोई भी। हाँ वेरी गुड, कोई नहीं देख रहा। ये मुखिया जो है अपना, मुखिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो अगर इंडिया में प्रोड्यूस करता है, जीडीपी में आएगा क्या? नेशनल इनकम में आएगा? ए शर्म, मुकेश अंबानी को पराया बना लिया है। रेसिडेंट है ना, रेसिडेंट कहीं भी प्रोड्यूस करे, इंडिया में चाहे बाहर में, जीडीपी में आएगा, नेशनल इनकम में। क्योंकि जीडीपी में क्या दिखता है? देश। इसमें क्या दिखता है? देशवासी। टाटा ग्रुप वाला लोग अगर जापान में सामान बनाता है, जीडीपी में आएगा ना, नेशनल इनकम में। और बिल गेट्स साहब जो, अगर बिल गेट्स साहब, लेट क्यों बाहर था, साथ में ना, पूरा ग्रुप बेशरम। ठीक है, बता, बिल गेट्स साहब अगर चाइना में था,
जीडीपी में आएगा, नेशनल इनकम में आएगा। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है, पक्की बात है? कोई भी डाउट्स जीडीपी और नेशनल इनकम में? देखो, जब मैं जीडीपी शब्द आपको बोलू ना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं, थोड़े से बड़े हो चुके हैं, अब रिवीजन भी आपने लास्ट क्लास में ही किया है, ठीक है, तो जीडीपी हमेशा होता है एट मार्केट प्राइस। जीडीपी हमेशा किस में होता है? मार्केट प्राइस में होता है, ठीक है। आगे चल के समझेंगे मार्केट प्राइस का मतलब क्या है क्या नहीं, सबको समझ जाएंगे आराम से, ठीक है। बट जीडीपी हमेशा किस में होता है? एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। अब मैंने आपको शब्द क्या बोला एक और, इसका भी कोई ना कोई टर्म तो होना पड़ेगा ना, मतलब हर बार थोड़ी ना नेशनल इनकम निकालता रहेगा, लिखते रहेंगे अपन, राइट। नेशनल इनकम को अपन बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। क्या बोला मैंने? हाँ। क्यों लेट? बाहर गया था, जाम में फंस गया था। हम लोग, ये लोग सब लोग हेलीपैड से पैरेड ऊपर लॉन्च किया। वेरी गुड। और तुम भी हेलीपैड? अच्छा, जल्दी बताओ। एनएनपी एट, ठीक है, थोड़ा टर्म अटपटा लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको दिख रहा मैडम? उसके लिए आगे भी बैठ सकते हैं, पक्का नहीं? या तो थोड़ा देख लो ना। श्योर? क्या बोला मैंने आपको? एन एन पी एट एफ सी, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर नेट। अच्छा, जीडीपी का क्या था बताओ ना पहले? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट। वैसे नेशनल इनकम जब अपन बोलेंगे ना, इट विल बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। थैंक यू। ठीक है, क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक और शब्द डाल दूं, क्योंकि आपको तीन ही टर्म दिमाग में सेट करना है, एक दो तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या क्या बोला मैंने? जीडीपी, तो क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा होगा एट मार्केट प्राइस, और नेशनल इनकम को अपन शॉर्ट में क्या बोलता है? एनएनपी एट एफसी, जो कि होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पे एक और शब्द लिखूं आप लोग के लिए, जो कि रहेगा डोमेस्टिक इनकम, सुना है ना आप लोग ने कभी कभी डोमेस्टिक इनकम, तो आपके हिसाब से अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में लिखने का है तो मैं क्या करूं? ऐसी गेसेस आपको तो बताया नहीं है। देखो, एन तो रहेगा ही शुरू वाला पोर्शन, सिर्फ नेशनल की जगह में क्या हो जाएगा? फिर क्या रहेगा? और रहेगा एट, ठीक है। तो यानी कि आपको पूरे सिलेबस में अगर कोई तीन टर्म याद करने हैं, दिमाग में सेट करने हैं, जो कि हो भी जाएगा, जैसे से रिपीट होते रहेगा, टर्म्स आते रहेगा, इसके ऊपर मल्टीपल क्लासेस होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्या है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दूसरा है एनएनपी एट एफसी विच इज नेशनल इनकम, एंड एक है एनडीपी एट एफसी विच इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। बात समझ में आया आप लोग को? इसका क्या यूज होता है, थोड़ा देर रुकिए, ठीक है। तीन टर्म दिमाग में सेट किया आपका, पक्की बात है यहाँ तक? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस अपन ने किया था, इसमें कोई भी डाउट आप लोग को? डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी बारे में कोई भी डाउट आप लोग को? जब भी हम लोग देशवासी बोलेंगे तो क्या आएगा? रेसिडेंट आएगा। किसमें और था, किसमें एंड था? रेसिडेंटशिप में और था, एंड था, ठीक है। और सिटीजनशिप में और था। आप लोग बहकता नहीं है ऐसे बाकी लोग की तरह ना, सिर्फ सटा रहता है। नहीं तो जैसे सिटीजनशिप में और था, वो लोग भी चला लेते, सिटीजनशिप में और था, रेसिडेंटशिप में एंड है। सिटीजनशिप में क्या है? और दो कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन बताइए। पहला कंडीशन, बाय बर्थ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, की बार ऐसे पढ़ा है। और दूसरा क्या है? बाय लीगल फॉर्मेलिटीज आप एक कंट्री के सिटीजन बन सकते हो। दूसरा क्या था? रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप में दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन, 1 साल से ज्यादा अगर आप इंडिया में रिसाइड करते हो, एंड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, यानी कि आप बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ कैरी आउट कर रहे हैं? इंडिया में, तो आप क्या माने जाओगे? रेसिडेंट माने जाओगे। रेसिडेंटशिप, इसमें सिटीजनशिप में कोई भी डाउट? ये छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन यूएन वगैरह रेसिडेंट होगा क्या? डब्ल्यूएचओ, ये आईएमएफ, और अगर इनके अंदर कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं बाहर के 1.5 साल से, तो वो रेसिडेंट बन जाएंगे क्या? कोई डाउट यहां तक? दिमाग में छप? ओके, नेक्स्ट, इनकम कमाएंगे। कौन सा इनकम? अपन फैक्टर सर्विसेज रेंडर करके देते हैं,
फैक्टर इनकम। और कौन सा इनकम अपन अर्न करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस? स्कॉलरशिप, टैक्सेस जो गवर्नमेंट कमाया, रेंटल इनकम जो कमाया, इंटरेस्ट जो कमाया, चलेगा। कौन सा एक रिसिट कॉन्सेप्ट है, रिसिट जिसमें पैसा मिलता है खाली, ट्रांसफर जिसमें कौन सा एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है? फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है मैडम? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जिसके पास जमीन रहेगा, लैंड रहेगा, उसको वो क्या कमाएगा? रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है ना, मैंने आपको कल सिखाया था ना ये बड़े बड़े टर्म्स, रेंट एंड रॉयल्टी। जो लेबर है उसको क्या मिलता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि सिर्फ सैलरी नहीं चलेगा, सैलरी इन कैश भी मिलेगा, इन काइंड भी मिलेगा, कोई कंप्लायंस है वो भी मिलेगा, कोई कॉम्पनसेशन है वो भी मिलेगा आपको, बोनस भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, पीएफ भी मिलेगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि सब कुछ मिला के आप जब एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेट करते हो तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ, नेक्स्ट क्या था, कैपिटल। कैपिटल वाले को क्या मिलता है? और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के तीन बच्चे, एक तो वो पैसा खुद के पास रख लेता है, उसको क्या बोलते हैं? पैसा जो खुद के पास रखता है, रिजर्व एंड सरप्लस या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। और मालिक को पैसा नहीं देगा, डिविडेंड। और गवर्नमेंट भी पैसा मांगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। चलेगा? बिल्कुल आता है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। याद है ना आप लोग को? क्लियर है ना? पक्का 100%? आगे बढ़ सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंस। मस्त ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, क्लियर एकदम मस्त पड़ा है। ठीक, नेक्स्ट फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। किसको अपन नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेते हैं रे? किसको अपन नहीं लेते हैं? कौन सा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम आता है और कौन सा कंजम्पशन पर्पस के लिए काम आता है? जो फाइनल गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए काम आता है उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन गुड्स। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम आता है, ठीक है। और अगर एक लैपटॉप मैंने बेचने के लिए रखा, पर्पस, मैडम हमको लैपटॉप लाके दिया, बोलता भैया इसमें रैम वगैरह बढ़ा के दीजिए, और वापस से लैपटॉप दे दिए, इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द प्रोडक्शन। अगर मैं लैपटॉप को पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, कौन सा कैटेगरी? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है। और ये लैपटॉप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन। चलेगा, कोई दिक्कत? चौक डस्टर अगर यूज कर रहा है स्कूल, क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर यूज कर रहा है। बिजनेस कार्ड्स होता है ना, विजिटिंग कार्ड, जैसे ये टाइप का कार्ड होता है आपका, देखा वहां पर बिजनेस वाला लोग खरीदता है, ये कार्ड्स क्या है मुझे बताइए आप लोग? क्यों? ये तो एक साल से ऊपर भी हो सकता है ना। क्या करेगा, सीबीएसई बोल के रखा है एक साल के अंदर कंज्यूम कर, हालत देख रहे हैं कहाँ ज्यादा यूज हो गई है। समझ में आया आपको? चलेगा? बिल्कुल यहाँ तक। दिस आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। चलेगा? ठीक है। फाइनल गुड्स के ना दो बच्चे और है, एक है कंजम्पशन गुड्स, दूसरा है आपका कंजम्पशन गुड्स, मतलब जो कंज्यूमर्स लोग डायरेक्टली कंज्यूम करता है उसे हम बोलते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या है? विच आर हेल्पफुल इन द फर्दर प्रोडक्शन इज नोन एज कैपिटल गुड्स। ठीक है, पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है। कंजम्पशन गुड्स के चार होते हैं, दिस आर फोर स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप आल्सो। नंबर वन, आप शुरू करते हो सर्विसेज देने से, छोड़ना, चिप्स लाना, चॉकलेट देना, सर्विसेज शुरू करते हो। उसके बाद में क्या पता, आपको लगता है थोड़ा दाल मतलब दाल गल सकता है, क्या होगा? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नया नया ताजा ताजा। उसके बाद टाइम तो हो गया बट एक साल से कम है, और जब एक साल से ज्यादा टिक गया तो पक्का है क्या है? वो रिलेशनशिप क्या है? ड्यूरेबल है। सब लोग समझ में ना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। चार टाइप का है। एक क्या था? ड्यूरेबल गुड्स, जो गुड्स एक साल से ज्यादा अगर रहे अपने पास में, कंसिडरेबल पीरियड के लिए रहे, उसे हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। आपका फोन कैन बी कंसिडर्ड एज अ ड्यूरेबल गुड्स। आपका कपड़ा विल लास्ट अप टू एन ईयर, हेंस इट इज नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दूध, दही, छाछ, ये सब क्या होगा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और सर्विसेज तो आपको पता ही है, दीज आर ऑल कैटेगरीज ऑफ व्हाट? सर्विसेज। सवाल पूछे क्या? बताओ, ट्रू और फॉल्स? कौन सा? ये क्या कंजम्पशन गुड्स जो होता है ना, उसी के चार कैटेगरी दिए हुए हैं उस बेसिस ऑफ नेचर में। ये पढ़ाया नहीं था क्या हम? ओ तब ठीक है, रुको रुको, सॉरी, हमको लगा करवा दिया आप लोगों को, माफ करिएगा। ठीक है, ये लीजिए, कल नहीं कराया था ना आप लोगों को ये वाला टॉपिक, ये लीजिए। कंजम्पशन गुड्स जो होता है वो चार टाइप का होता है, तभी हम सोचा पंच में हंसे क्यों नहीं। ठीक है, एक है ड्यूरेबल गुड्स,
जब भी अपन कंज्यूम करते हैं कोई सामान को, तो अपना एक होता है ऐसा गुड्स जो कि काफी साल तक रहे, उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। कुछ ऐसा होता है जिसका लाइफ लाइन जो होता है, लाइफ स्पैन जो होता है काफी कम होता है, जैसे सब्जी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो कि थोड़ा समय तक रहता है, साल भर तक रहता है, उसे हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट है सर्विसेज। मतलब कंजम्पशन कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। वन इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। बात समझ में आया आपको? ये इसीलिए मैंने रिलेशनशिप से भी रखा, शुरू सर्विस, फिर नॉन ड्यूरेबिलिटी होता है, फिर सेमी ड्यूरेबिलिटी, थोड़ा सा अनसर्टनेसी, और फिर जब 1 साल पार हो गया फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ड्यूरेबल है। यहाँ पे कोई है 1 साल से ऊपर वाला? हाँ, वेरी गुड। तो आपका रिलेशनशिप ड्यूरेबल है। मैंने डाउट पूछ रहा था, ओके। कंज्यूम ही तो कर रहा है सर्विसेज। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। अरे सब चीज कंज्यूम करना थोड़ी ना होता है। टीवी को थोड़ी ना कंज्यूम करेगा, यूज करना, देखना इज ऑल्सो कंजम्पशन। ठीक, चलेगा? बट आपको समझ में आ रही है? 1 साल से ऊपर के लिए हाथ उठाया, अभी से टॉपिक, ये क्वेश्चन हो सकता है क्या? डॉक्टर सर्विसेज का कैसे कंजम्पशन हो सकता है? सब समझता है हम बात को। हाँ, कार्ड वाला जैसे बिजनेस कार्ड हो गया मेरा। एक बिजनेस, अगर एक बिजनेस कार्ड छपवाया है, जनरली हम क्या एज्यूम करेंगे? ये जो विजिटिंग कार्ड्स वगैरह होता है, ये कितने साल में यूज हो जाएगा? 1 साल के अंदर। इसीलिए इसे हम क्या मानते हैं, जैसे जब होता है ना स्टैम्प्स वाला एग्जाम्पल देना, स्टैम्प वाला सेम। ठीक है, कौन सा था? कार्ड वाला। इट इज, हम लोग अज्यूम करें कि ये फर्दर प्रोडक्शन में काम आ जाएगा। मतलब वो आपको पता है, जब आप बुक देखोगे ना संदीप वर्ग में, उस संदीप वर्ग है किसी के पास में बुक? पिछला साल या फिर करंट ईयर का ले लीजिएगा। देखिए इसमें जो आप एग्जाम्पल देखोगे, आई टेल यू द पेज नंबर ऑल्सो, ताकि आप लोगों को दिख जाए। मतलब नीचे कैसे? हाँ, बट उसमें क्वेश्चन हम बोल रहे हैं इसको रेफर करने के लिए आपको। ठीक है, देखो। अच्छा, जो अगर कोई पिछला, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई पिछले साल का बुक को, उससे उससे पुराना आप बुक मत लीजिएगा। अगर आप ले रहे हो, कोई इमीडिएट सीनियर्स जो आपके थे उनसे आप ले लेना। इसमें अराउंड 10 से 12 पेज एक्स्ट्रा है इस किताब में। इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह एक्स्ट्रा है, वो बता दूंगा, उसका पीडीएफ बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई इमीडिएट सीनियर से किताब मिल रहा है तो ले लेने का कोई दिक्कत नहीं है। उसके पुराना मत लेना, सजेस्टेबल नहीं है। नया लेना तो ठीक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले साल का बुक अगर आपने ले लिया तो क्या ही हो जाएगा, ओ माय गॉड लाइफ खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से काम हो जाएगा। अब सुनो, जैसे एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, अगर मैं आऊं, पेज नंबर है आपका 2.8। ठीक है, 2.8 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जैसे चौक डस्टर्स वाला दिया हुआ एग्जांपल यहाँ पे पर्टिकुलर। इसका रीजन क्या दिया? देखो, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दे आर टेकन टू बी यूज्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर। बात समझ में आया ना? यहाँ पे रीसेल बोला ना, यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन वाला पॉइंट बोला। यहाँ पे क्या बोला? सिंस इट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द एंटायर ईयर इटसेल्फ, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं? एज इंटरमीडिएट गुड्स। रीजन ही ये दिया हुआ है, यही बोलने की कोशिश कर रहा था आपको। समझ में आया आपको? चलेगा? यही 2-3 एक्सेप्शंस है बस। उसके अलावा तो बाकी आप सारे के सारे कॉमन सेंस के थ्रू आंसर निकाल ही सकते हो मेरे हिसाब से, और आपने निकाला भी। चलेगा ना यहाँ तक? पक्की बात? ये 4 कैटेगरी समझ में आया आपको? पक्की बात है? अब सुनना, लास्ट टॉपिक इसमें से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये है प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सुनो, प्रोड्यूसर गुड्स हर वो गुड्स होता है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करे आपका। प्रोड्यूसर गुड्स वो हर टाइप का गुड्स होता है जो कि आपको प्रोडक्शन में हेल्प करे। ठीक है, बराबर? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट ले। अब मेरा सवाल ये है कि क्या सारे के सारे आर ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स? क्योंकि कैपिटल गुड्स का भी आपने डेफिनेशन देखा था कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सारा का सारा प्रोड्यूसर गुड्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में काम आता है, क्या वो कैपिटल गुड्स है? ट्रू और फॉल्स? हाउ मेनी आर फॉल्स? हाउ मेनी आर ट्रू? मैं बोल रहा हूं कि क्या सारा का सारा प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होता है क्या? ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू एंड क्या होता है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स? ट्रू? फॉल्स क्यों? आई टेल यू। ठीक है, सुनो, प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो गुड्स है जो अल्टीमेटली प्रोडक्शन में काम आ रहा है या प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। तो कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल तो प्रोडक्शन में होता है, ये तो अपन मानते ही है। तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है, ये तो आप सब मानते हो, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन के लिए ही
होता है। माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर मेकिंग द केक, तो अल्टीमेटली माइक्रोवेव इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन, हेंस इट इज अ कैपिटल गुड, एंड कैपिटल गुड्स बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा मुझे बताइए? दैट मीन्स कैपिटल गुड्स आर ऑलवेज प्रोड्यूसर गुड्स, बट आर द प्रोड्यूसर गुड्स ऑलवेज कैपिटल गुड्स? अब मान लो मैदा खरीदा था केक बनाने के लिए, वो मैदा का इस्तेमाल कहाँ हुआ? प्रोडक्शन में हेल्प आया या नहीं है? बट इज द मैदा कैपिटल गुड्स? आपने सीमेंट इस्तेमाल किया वॉल बनाने के लिए, वो सीमेंट प्रोडक्शन में हेल्प आया या नहीं आया? बट क्या वो कैपिटल गुड्स है? नहीं। दैट मीन्स प्रोड्यूसर गुड्स एक थोड़ा सा और बड़ा टर्म है, जहां पे कैपिटल गुड्स तो आता ही है, साथ में उनके पास आता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, जिसको अपन बोलते हैं इस प्यार से, जितने भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं फॉर व्हाट? प्रोडक्शन। देखो वाई सिंगल यूज, जब आप मैदा यूज करोगे तो ब्रेड के लिए एक बार में खत्म हो जाएगा ना, सीमेंट इस्तेमाल करके वापस इस्तेमाल करके वॉल तोड़ के, तो बचा हुआ सीमेंट है यूज करता है क्या? नहीं, वो एक ही बार इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल्स कितने बार यूज होगा? एक बार, हेंस द टर्म इज व्हाट? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अल्टीमेटली नथिंग बट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्योंकि प्रोडक्शन में हेल्प करता है तो वो क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। और कैपिटल गुड्स का तो नेचर ही ऐसा है क्या, कि वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, हेंस इट इज व्हाट? अ प्रोड्यूसर गुड्स। सो कैन आई कंक्लूड बाय सेइंग कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स होगा, बट सारा का सारा प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो जरूरी? So it can be said that all capital goods are, but all producer goods are not. बात समझ में आया आपका? ठीक है, क्लियर है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, हाँ इट कैन बी, यस। वो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है यूजेबिलिटी के ऊपर, कि प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो प्रोड्यूसर गुड्स है। ये भी आ जाएगा, यस आ जाएगा, कोल भी इसी में आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, कोयला हो गया जो एग्जांपल इसने दिया, मैदा मैंने एग्जांपल दे दिया, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया फॉर प्रोडक्शन, जो भी आपको प्रोडक्शन में मदद कर रहा है ना, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स। ऑल विच आर यूजफुल और आर अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस आर प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, इसके साथ हमने पार्ट ए ऑफ दिस यूनिट खत्म कर दिया है। अभी आप लोगों को मैं वक्त दूंगा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, कोई भी डाउट अगर है इसमें से तो मुझे बताइएगा, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगा, यहाँ तक का पार्ट का एटलीस्ट चलेगा। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि आपने नया पढ़ा है अभी प्रोड्यूसर गुड्स और ये वाला कैपिटल गुड्स वाला पोर्शन, इसमें एक बार डाउट है तो एक बार पढ़ लो, एक बार रीड कर लो खाली एक बार आप लोग। आई वांट कि आप लोग 100%, आप लोगों के पास में 99.9% का भी चांसेस नहीं है कि डाउट रहे। ठीक है, इट शुड नॉट बी 0.01% ऑल्सो। आपको 100% क्लियर होना चाहिए, हर चीज जो भी यहाँ से गया है, डिलीवर हुआ है आपको, वो आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। कुछ भी अगर डाउट है तो पूछने का। कौन सा, ये वाला? देखो, तो आप बाकी लोग पढ़ लो। ठीक है, जैसे अपन ने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पढ़ा ना, वैसे ही अपने कैटेगरी समझ रहे हैं यहाँ पे। एक कैटेगरी का नाम है प्रोड्यूसर गुड्स, और एक तो कैपिटल गुड्स है, वो तो अपन ने पढ़ा ही है, वो तो फाइनल गुड्स ही होता है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काम आता है अपना, वो तो आपको आता ही है। ठीक है, तो अगर आपने कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन देखा था तो उसमें क्या लिखा हुआ था? वो गुड्स विच आर यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब हर वो गुड्स जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में हेल्प करता है ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या बताया मैंने आपको? ऐसा कोई भी गुड्स जो कि हेल्पफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, वो चाहे तो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, क्योंकि उसके थ्रू मैं प्रोड्यूस करता हूं सामान को, या फिर कोई रॉ मटेरियल जो होता है वो भी इस्तेमाल में किस लिए करूंगा? ताकि मैं कोई और सामान प्रोड्यूस कर सकूं। मैंने मान लो इस फोन के लिए बैटरी खरीदा, चिप खरीदा, ये चिप बैटरी क्या हो गया? इन सबसे मैं क्या कर रहा हूं? सामान नया प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये है इस टॉपिक का, ये बोलने के लिए कि देखो कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स होता ही है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में हेल्प इतना ही है, बट सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स तो आता ही है, साथ साथ में आता है हर वो रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है फॉर प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। मान लो इस पर बैटरी लगा, वो कितनी बार लगेगा? एक बार, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, चलेगा? बताओ और कोई डाउट? रेसिडेंस वाला कौन सा? हम्म, देखो, वैसे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपन देश का पार्ट माना नहीं है। अब बात आया उनके अंदर जो फॉरेन का लोग काम कर रहा है, उनका स्टेटस क्या है? अगर वो साल भर से कम इंडिया में है,
तब तो भैया ना उनका साल भर हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला पॉइंट नहीं आता है, तो वो रेसिडेंट नहीं है। बट अगर वो साल भर से ज्यादा इंडिया में है और वो यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे हैं, तो भैया साल भर से ऊपर इंडिया में रह गया, पहला बात। तो दूसरा बात, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट। नहीं मतलब इट डिपेंड्स, इफ द पर्सन प्रोड्यूसेस द गुड्स इन इंडिया, it will be a part of GDP also, and since he has become the resident of a country, hence any production done anywhere will be a part of the national income also. हाँ पॉसिबिलिटी है, बट अभी फिलहाल काम कहाँ कर रहा है, बोलो कोई डाउट्स और। दैट इज वाई, मतलब जैसे अभी तो हमने इकोनॉमिक्स वाला रेसिडेंशिप पढ़ा है, इसीलिए मैंने कहा था ना, जब आप लोग, आई डोंट नो आप इस बैच में बताया नहीं बताया, जब आप लोग आगे जाके मान लो टैक्स वगैरह पढ़ते हो ना, इनकम टैक्स वगैरह, तो वहां पे द फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग टॉट इज कि आप उस कंट्री के रेसिडेंट हो या नहीं हो। वहां पे अलग रूल्स है, 180 डेज वगैरह ज्यादा है, उसका कोई कंडीशन होता है। अगर आप रेसिडेंट होते हो तो इनकम टैक्स आपको उसके हिसाब से लगता है, और अगर आप नहीं हो तो उस हिसाब से लगता है। थोड़ा आवाज थोड़ा कम। जीडीपी या नेशनल इनकम अभी बता देगा, अभी बता देगा, वो तो आएगा, अभी रिपीट होगा। अभी जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था ना, जीडीपी नेशनल इनकम वाला टॉपिक, वो वापस रिपीट होगा अभी। नहीं, तो सुनाई नहीं देगा हमको, तुम इसको बोलो, ये हमको बोलेगा। एक साल से काम करने के बाद, एक साल से ज्यादा जहां पे था वो, उस पीरियड तक का वो रेसिडेंट माना जाएगा, उसके बाद वो दूसरे कंट्री का हो जाएगा। उस वक्त नहीं होगा, बाद में अगर वो कितने साल है उसके ऊपर डिपेंड करता है वहां पे। डन, क्लियर है। आज का जो टॉपिक हमने जिससे शुरू किया था, वो क्या था मुझे बताइए। हमने तीन टर्म देखा था, जो कि था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, जो कि हमेशा होता है एट, और जब मैं जीडीपी बोलूंगा मतलब क्या हो गया, देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो प्रोडक्शन चाहे कोई भी करो, उससे फर्क पड़ता, वो यहाँ का हो यहाँ का ना हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, नेशनल इनकम का, जिसमें मैंने क्या कहा था, NNP एट FC। डोंट वरी, दिमाग में सेट हो जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या हुआ, देशवासी यानी कोई भी इंसान अगर रेसिडेंट है and is producing the goods and services anywhere in the world including India, it will be a part of the national income, and एक डोमेस्टिक इनकम मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। अब बात सुनो, मैंने आपको बोला इंडिया जो है नेशनल इनकम पे निकालता है, उसका टर्म क्या है, NNP एट FC। इंडिया जीडीपी भी निकालता है, जो कि है GDP एट MP, बराबर, ठीक है। अब इकोनॉमिक पैरामीटर है ना, मतलब बेसिकली एक इंडिया या एक कंट्री इकोनॉमिकली कैसा कर रहा है, वही तो अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पे। बोलो सही बोला या नहीं, सही बात है। अब बात ऐसा है कि अगर इकोनॉमिकली चेक कर रहा है और हर कंट्री के पास ये ऑप्शन है, तो हम बोल रहे हैं कि हम जीडीपी किस में निकालेंगे, मार्केट प्राइस में निकालेंगे, या फिर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है दैट व्हेनेवर वी कैलकुलेट जीडीपी इट इज ऑलवेज एट, बट सम कंट्री माइट से कि नहीं साहब हम तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे, ठीक है। कोई कंट्री बोलेगा भाई हम तो जीएनपी करेंगे, हम जीडीपी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। पॉसिबिलिटी है ना भाई। एनएनपी हमेशा किसमें होता है, मार्केट प्राइस में। मैं बोलूंगा नहीं मैं तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालू, फैक्टर कॉस्ट में होता है, सॉरी माफ करेगा, मैंने बोला एनएनपी एट मार्केट प्राइस में निकालेंगे हम। चॉइस है भाई, और कोई गलत सही तो है नहीं इसमें। इट्स जस्ट लाइक इवैल्यूएशन का अलग अलग मेथड होता है। कोई बोल सकता है कि मैं वीकली टेस्ट लूंगा, कोई बोलेगा मैं एमसीक्यू लूंगा, कोई बोलेगा मैं लॉन्ग टर्म टेस्ट लूंगा, कोई बोलेगा नहीं जो क्लास में पार्टिसिपेट अच्छा करता है, रिप्लाई देता है, उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सबका इवैल्यूएशन में कोई गलती थोड़ी ना है, सबका अलग अलग तरीका है, और सबका पैटर्न भी सही है। अब कोई कंट्री किस तरीके से इकोनॉमिक पैरामीटर को इस्तेमाल करेगा, उसको तो अपन रोक। बट आप मुझे बताओ, बांग्लादेश अगर जीएनपी निकाल के रखा है, अपन जीडीपी निकाल के रखा है, अपन कंपेयर कर पाएगा, अपन कंपेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो निकाल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अपन निकाल रहा है ग्रॉस। बट अगर मेरे पास में कोई ऐसा टूल बॉक्स होता, अगर मेरे पास ऐसा कोई टूल बॉक्स होता जिसके अंदर मैंने डेटा फीड किया, मान लो बांग्लादेश ने क्या लिखा रहा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसको मैंने डाला अपना टूल बॉक्स में, सिस्टम में डाला, मशीन में डाला,
और वो हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो निकाल के दे दे, तो सही होगा या नहीं होगा? तब मैं शायद कंपैरिजन कर पाऊं। सही बात, पक्की बात है यहां तक। सो व्हाट इज दैट टूल बॉक्स? वो टूल बॉक्स को अपन बोलते हैं एज थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट को बुक में नहीं मिलेगा, ये अपन टर्म कर रहा है। ठीक है, इट इज व्हाट, थ्री एसेंशियल, मतलब ये तीन कॉन्सेप्ट्स को आप इस्तेमाल करके इकोनॉमी में चाहे कोई भी पैरामीटर का इस्तेमाल करें, आप अपने हिसाब से डिजायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ पहला चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ था जीडीपी में, फर्स्ट चीज क्या लिखा हुआ था, तो फर्स्ट लेटर क्या है, मांझे। और नेशनल इनकम का फर्स्ट टर्म क्या है रे, क्या है? हमेशा जब भी हम लोग कोई इकोनॉमिक पैरामीटर निकाल रहा है, पहला टर्म हमेशा क्या होगा, ग्रॉस या फिर नेट। इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज बी ग्रॉस या फिर नेट। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है कि मान लो ग्रॉस है और मेरे को जाने का है कहां पे, नेट के पास में, या वाइसे वर्सा, तो मैं क्या करें? ठीक है, रेक्टिफिकेशन करने का मन है, रट्टा मारने का मन है, या समझने का मन है? समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बात बताओ, जब मैं गाड़ी खरीदूंगा और गाड़ी का कॉस्ट मान लो 12 लाख रुपए है, उसके ऊपर मैंने गार्ड वगैरह लगाया, ठीक है, सीट कवर वगैरह लगाया, पॉलिश वगैरह कराया, सब कुछ करवाया, मैं गाड़ी का कॉस्ट 12 बोलता हूँ या 12.5 बोलता हूँ? मिला मुलू के ग्रॉस में अपना 12.5 लाख रुपए लग गया, ऐसा बोलता है नहीं बोलता है अपन? अपन बोलता है कि 12 लाख रुपए गाड़ी का, 50,000 रुपए सीट कवर ये सबका लगा, ऐसा बोलता है कब अपन? मोटा मोटी गाड़ी का कॉस्ट कितना है ग्रॉस मिला के? फोन खरीदता है, फोन में टेम्पर लगाता है, कवर लगाता है, सब कुछ मिला के एक प्राइस बनता है नहीं बनता फोन का? ग्रॉस में अपने बोलता है ना, सब कुछ मिला मुलो के कॉस्ट कितना फोन का लगा। सही बात है या नहीं है? इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। क्या बोलते हैं? सब कुछ मिला मुलो के। एसी जब खरीदता है तो एसी में वो भी चाहिए था ना, वो वायर, क्या बोलते हैं उसको, पाइप पाइप, फिर स्टेबलाइजर लगाता है, सब मिला के इंस्टॉलेशन का कॉस्ट वॉस्ट लगा के एसी का कॉस्ट निकालता है ना, निकालता है? फिर ऐसा देखा है क्या अपन ने, एसी का कॉस्ट इतना, इंस्टॉलेशन का कॉस्ट ऐसा? और आपने अकाउंट्स में पढ़ा था, जब आप कोई एसेट्स परचेज करते हो और साथ में उसका जो एक्सेसरीज भी परचेज करते हो, दैट इज ऑल्सो कैपिटलाइज्ड, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। याद है ना आप लोग को? दैट मीन्स हम लोग ग्रॉस में सभी चीजों का वैल्यू मिलाकर लेते हैं। ठीक है, टीवी हो गया, साथ में माउंट पीछे का हो गया, वायर हो गया, सब मिलाकर इसका कॉस्ट लेंगे। इसको क्या बोलता है अपन? ग्रॉस वैल्यू। क्या बोलता है? ग्रॉस वैल्यू। समझ में आया आपको? और जब अपन नेट बोलता है, नेट, तो क्लियरली समझ में आता है ना, नेट मतलब कुछ तो काट के, कुछ तो डिडक्ट करके, बराबर? गाड़ी जो आपने लिया था कितना का लिया था, 12.5 लाख का गाड़ी लिया था आपने, एक साल बाद क्या उसका वैल्यू 12.5 लाख रुपए रहेगा क्या? क्यों? डेप्रिसिएशन, बिकॉज वी नो द फैक्ट कि सामान को आप कैसे भी इस्तेमाल करो, उसका वैल्यू तो गिरेगा ही। उसका वैल्यू क्या बोला मैंने आपको? गिरेगा ही। सही बात है या नहीं है? तो अपन बोलता है ना, नेट देखो, लिया तो ग्रॉस 12.5 लाख रुपए में गाड़ी था, नेट में अब 11 लाख रुपए बचा हुआ है, बिकॉज आपने उसमें से डेप्रिसिएशन को हटा दिया है। चलेगा? पक्की बात है यहां तक? ठीक है, चलेगा। तो यानी कि कह रहा है इसे ग्रॉस से अगर मुझे नेट जाने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन से मुझे क्या मिल जाएगा, नेट। बिकॉज ग्रॉस में सब कुछ मिला मुलू के था, उसमें से अगर मैंने डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, नेट मिल जाएगा। सही बात है। और नेट से अगर ग्रॉस जाने का है, तो मैं क्या करूंगा? बोलो रे, डाउट है क्या कुछ? पक्का है? कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक? ठीक है। अब आप बोलोगे भैया नेट में वैल्यू तो और भी गिर सकता है, एक तो पता ही है प्लान्ड ऑब्सोलेंस बोलता है ना इसको, डेप्रिसिएशन को अपन प्लान्ड ऑब्सोलेंस बोलता है, क्योंकि अपने को पता ही है कि सामान का वैल्यू तो मतलब मेजॉरिटी सामान का वैल्यू तो गिरेगा ही। कुछ सामान एक्सेप्शन ऑब्वियसली है, बट मेजॉरिटी सामान का वैल्यू। एक होता है प्लान ऑब्सोलेंस कि हाँ पता है, तो देश में भी जब हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहा है, उस वक्त भी ये प्लान ऑब्सोलेंस को अपन प्लान कर सकता है नहीं कर सकता, कि हर साल यूजेज के ऊपर देखते हुए फोन का डेप्रिसिएशन इतना होगा, गाड़ी का डेप्रिसिएशन इतना होगा, एसी का डेप्रिसिएशन इतना होगा, टीवी का इतना होगा, फर्नीचर का इतना होगा, घर का इतना होगा, करते या नहीं करते? सही बात है या नहीं है? बट मैंने बोला नेट में तो वैल्यू इसका और भी गिर सकता है। मान तो अगर फोन गिर गया, ठीक है, तो जब ऐसे फोन गिरेगा, मान लो हम जा रहा था, हाथ में मूड़ी,
भेलपूरी खा रहा था, फोन निकाला, फोन गिरा, फोन ऐसे स्लो स्लो मोशन में गिरा, मेरा यहाँ का दर्द बढ़ा, किडनी दर्द बढ़ा, गिरते गिरते क्लास, उसका वैल्यू क्या हो गया? बट कैन आई प्रेडिक्ट दैट? सच टाइप ऑफ लॉस कैन हैपन, ठीक है ना? किसका भरोसा है, क्या भरोसा है, तो फोन है, ठीक है? ऐसा लॉस तो हो सकता, बट इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है क्या? कि भाई अगर गाड़ी लिया तो ठोकेगा ही ना, गुंडा तो मारेगा ही ना, इंश्योरेंस लिया तो पैर तो टुटवाएगा ही ना, कार इंश्योरेंस लिया तो आग तो लगाएगा, सोचता है क्या अपन ऐसा? सोचता है क्या ऐसा अपन? पॉसिबल है क्या? ऑन एवरेज पूरे इंडिया में 25,000 बार आग लगा है, इस साल एप्रिसिएशन के हिसाब से 26,000 लगेगा, ऐसे करता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है। दैट मीन्स वी कैन प्रेडिक्ट द थिंग्स विच आर प्लान्ड विच विल हैपन, दिस विल आल्सो हैपन, बट जरूरी तो नहीं है इसको प्रेडिक्ट करना। इसीलिए जब अपन लॉस को कंसिडर करते हैं, वी विल ओनली कंसिडर द प्लान्ड लॉस एंड नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। इसीलिए अपन खाली किसको माइनस किया है? डेप्रिसिएशन। अब सीबीएसई सोचने लग गया कि ये तो ज्यादा इजी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें तो यार, बच्चा लोग को ट्विस्ट भी तो करना है ना, ट्रिक, हम लोग का इज्जत कैसे बना रहेगा बाजार में, ठीक है? तो ये तो इजी, ग्रॉस से माइनस को डेप्रिसिएशन, नेट नेट से gross, मजा ही नहीं है। तो सीबीएसई सोचा कि इसको कैसे टफ करें, ठीक है? मेरा रेस्पेक्ट बहुत बढ़ता है अगर कैपिटल लॉस का कॉन्सेप्ट लाके अगर बोलता है ना कि इसको लेना ही नहीं लेना, बट सीबीएसई और ऊपर का काम किया, बोलता है बच्चा को कंफ्यूज करने का तरीका मैं बताता हूँ, न्यू तरीका। हमको चलता मीटिंग बैठा हुआ इसके लिए, क्यों ना हम मल्टीपल वर्ड्स यूज करें फॉर डेप्रिसिएशन, विल कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, लेट अस प्ले सिनोनिम्स, जिसको नहीं पता पर्यायवाची वर्ड्स, ठीक है? डेप्रिसिएशन नहीं बोल के मैं बोलूंगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, बच्चा कंफ्यूज, डेड, या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये इंग्लिश सुन के ही लोगों का हालत खराब। मतलब क्या है डेप्रिसिएशन? कुछ नहीं, मतलब उसका इफेक्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है? कुछ भी फर्क नहीं है, ये तीनों वर्ड भी लिखवा दूंगा आपको कि अगर एग्जाम में बाई चांस आपको आ गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहां तक? डेप्रिसिएशन निकालना है, एक ही क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, उसमें भी इतना टफ। कौन कौन अकाउंट वाला? सभी अकाउंट वालों का कोई एक आप है ना, मैडम आप ट्राई करना, ठीक है? आपको ही ट्राई करना, बाकी लोग सकेगा नहीं, कॉमर्स वाले लोग, हम बता रहे हैं इतना क्वेश्चन का हिसाब नहीं है बता रहा आपका, मतलब जहां से छोड़ो। बोला है एसेट का लाइफ, नहीं एसेट का वैल्यू, माफ करेगा, एसेट का वैल्यू इज 10 CR, ठीक है? एसेट का लाइफ इज 5 years, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सैलवेज वैल्यू भी नहीं दिया है कि थोड़ा ट्रिक कर दे, कुछ भी नहीं। बताइए कितना आएगा मैडम? इट्स अ टफ मैथ्स, 2 numbers, एसेट का वैल्यू इज 10 CR, लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 crore, हाउ विल यू एलोकेट द डेप्रिसिएशन? 5 से डिवाइड कर दोगे, 10 crore को किससे डिवाइड करेगा? तो 2 करोड़ करके डेप्रिसिएशन करना है, यही सवाल है, अगर आपको लगता है टफ पूछेगा तो। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, जब देखोगे उसमें स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अगर स्क्रैप होता तो क्या करता अपन? एसेट से वैल्यू से माइनस कर देते। चल बे, ओ दादा, क्लियर है? समझ में आया? तो भाई जी, अरे बाप रे क्या डिस्कशन है इसमें? अरे बस क्या हो गया? सबकी यादें ताजा होगी लगता है। बताइए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए और नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डन। पहला खत्म आपका, 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट का पहला खत्म, ठीक है? दूसरा बताइए मुझे, यहां पे क्या लिखा हुआ था? डोमेस्टिक, डोम नहीं लिखा हुआ था, डोमेस्टिक। और यहां पे क्या है? नेशनल। यानी कि सर सेकंड टर्म जो है ना, हमेशा या तो डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल होगा। चलो इसमें दिखता है लोगों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, मजा आएगा अभी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे?
और जाने कहाँ पे है? क्या आप लोग तैयार हो? पक्की बात है, अगर मुखिया इंडिया में सामान बनाता है, मतलब मुकेश जी अंबानी जी अगर इंडिया में सामान बनाता है, जीडीपी का पार्ट होगा, डोमेस्टिक का पार्ट होगा। यस। हमारा मस्क बाबू, इलॉन मस्क, अगर इंडिया में सामान बनाता है, डोमेस्टिक का पार्ट होगा? होगा या नहीं होगा? देश के अंदर बनाना ना भाई जी, इससे डोमेस्टिक का पार्ट होगा। डाउट है? डाउट? डोमेस्टिक समझ में है ना, देश के अंदर। मुकेश जी कहाँ बना रहे हैं? इलॉन मस्क कहाँ बना रहे हैं? तो वो डोमेस्टिक का पार्ट। पक्की बात है। ठीक है। अब मुझे डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? नेशनल जाना है। क्या करे? किसी को तो निकालेंगे, किसी को लेकर आएंगे। मुखिया को लेकर चला जाएगा तुम? इलॉन मस्क को लेकर जाएगा? ठीक है, तो वो अलग अलग आंसर बोला है, बट इनसी का करेक्ट, इनका रॉन्ग है। बताइए क्या करना चाहिए आपको? आपको डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? डोमेस्टिक का मतलब क्या था? देश। और नेशनल मतलब देशवासी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? क्या हो गया? डाउट आ गया क्या? पक्का? श्योर? तो ये रिएक्शन क्या था? देखो समझ में आया नहीं है? पक्का बता। नहीं, हम समझाया ही नहीं अभी तक तो। मैं तो सिर्फ डोमेस्टिक का एग्जांपल दिया आपके लिए। बोलो ना, समझ में आया नहीं है? मेरे को जाना कहाँ पे है? जाना कहाँ पे है? तो मुझे कुछ तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। किसको हटाऊं? इलॉन मस्क को हटा दूं, क्योंकि वो देशवासी नहीं है ना, तो वो नेशनल में कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो अपन देशवासी को रखेंगे और इलॉन मस्क साहब को। पक्का? सुनो ना, समझ में आया नहीं है यहाँ तक? पक्का आया ना? क्लियर है ना? ध्यान देना, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? मेरे को रटवाने का मन नहीं है आप लोग को। मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से जाऊंगा, समझा के फिर समझाऊंगा कि क्यों आ रहा है सब पॉइंट्स। यू कैन एक्सप्लेन द अदर पर्सन एज टू व्हाई इट इज कमिंग। ठीक है ना? इलॉन मस्क को अपन निकाल रहा है, क्यों? ये देशवासी नहीं है, तो नेशनल में तो कैलकुलेशन में। और मेरे को कहां से कहां जाने का है? डोमेस्टिक से नेशनल। बट सुनो ना, अरे सुनो ना, बाहर का इंडिया का बंदा अगर बाहर काम कर रहा है, इंडिया का बंदा अगर बाहर काम कर रहा है, बाहर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो नेशनल में आता है क्या? क्योंकि वो क्या है? और देशवासी अगर कहीं भी गुड्स प्रोड्यूस करे, तो वो नेशनल में आ जाता है। सही बात है, सही बात, पक्की बात है। कैन आई राइट यहाँ पे? मान लो रतन टाटा जी अगर यूएस में सामान बनाते हैं, तो वो नेशनल में आएगा या नहीं आएगा? पक्की बात है। उससे मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या बन रहा है? तो कैन आई राइट सर, डोमेस्टिक में जितने लोग थे, उसमें से अगर मैंने इलॉन मस्क साहब को अगर हटा दिया, और जो हमारे देशवासी है रतन टाटा जी, उन्होंने अगर यूएस में सामान बनाया, तो उससे हमें क्या मिलेगा? बोलो, समझ में आया क्या? पक्की बात। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर एक्सप्लेनेशन व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? अब इलॉन मस्क साहब जो है कहाँ के हैं? यूएस के। तो जो 285 है इंडिया में, जो इंडिया में सामान बनाया ना, तो पैसा जो कमाएगा वो कहाँ लेके जाएगा? यूएस लेके चला जाएगा, नहीं लेके जाएगा? मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डोमेस्टिक है, माइनस इलॉन मस्क साहब पैसा कहाँ लेके जाएगा? कौन सा पैसा लेके जाएगा? फैक्टर इनकम, या जो चाचा जी उनको लिफाफा पकड़ाए थे ट्रांसफर इनकम, वो वाला फैक्टर। जो फैक्टर इनकम कमाए हैं कौन? इलॉन मस्क। वो कहाँ लेके चला जाएगा? क्या मैं सकता हूँ फैक्टर इनकम टू? सही है क्या? पक्का? इसको अपन बोलते हैं FITA, फीता। क्या बोलते हैं? फीता। ऑफिशियल वर्ड है, यू कैन यूज दिस इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। फीता, FITA, फीता। ठीक है, फैक्टर इनकम दैट हैज गॉन टू abroad because it has been earned by a नॉन रेसिडेंट। ठीक है, यहां तक कोई भी इशू? पक्का? प्लस रतन जी जो पैसे कमाते यूएस में, वो कहाँ लेके आते? इंडिया में। मतलब हमारे पास पैसा आता, हमारे पास भी कौन सा पैसा आएगा?
कहां से आ रहा है? फ्रॉम, कहना राइट, एफ आई, ठीक है, ठीक है, यहीं पे डाउट आ गया। हम्म हम्म। हाँ, वहां का नेशनल इनकम में कैसे कंसिडर किया जाएगा भाई? इसने बोला, रतन टाटा जी जो यूएस में सामान बना रहे हैं वो इंडिया का किस में आएगा? नेशनल इनकम में। और यूएस का किस में आएगा? जीडीपी में आएगा। इंडिया का जीडीपी में कैसे आएगा? देशवासी है वो, देश में बना रहा नहीं है। अच्छा है, ऐसा सवाल पूछते रहा करो तो लोगों का भी ब्रशअप होते रहता है, बढ़िया, गुड, चलेगा। मैडम को समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? 100%। विल गिव मी व्हाट? ठीक है, कह रहा राइट, डोमेस्टिक प्लस फीफा, प्लस कर दिया ना, प्लस को यहां लेके आ गया, और माइनस विल गिव मी व्हाट? क्लियर है? ठीक है, मान लो इंडिया से 800 करोड़ रुपया जा रहा है, बोला इनॉन मस्क साहब बिजनेस करके कितना रुपया लेके चला गया? 800 करोड़ यहां से लेके चला गया, और हमें मिलना है, तो नेट में हमें कितना पैसा मिलना है? 200 करोड़। तो मैं इसको अलग अलग लिखूं या साथ में लिख दूं? कहना राइट, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल गिव मी व्हाट? ये अल्टीमेटली कौन सा इनकम है? 200 वाला। इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एज, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, आप लोग प्यार से इसको नफिया बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? नफिया। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नफिया क्या होगी? ऐड। और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए नफिया क्या होगी? जैसी डोमेस्टिक से नेशनल जा रही है नफिया खुश, ऐड, साथ साथ में चलेगी, डोमेस्टिक से नेशनल। देखिए नेशनल में तो यूएस भी आ गया ना, समझ रहे हो ना? तो डोमेस्टिक से नेशनल जब जाएगी तो नफिया साथ में जुड़ जाएगी, और जब नेशनल से वापस डोमेस्टिक आएगा तो नफिया नाराज चली जाएगी। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस नफिया, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस नफिया, ठीक है। नफिया स्टैंड्स फॉर नेट, बहुत बढ़िया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप ही बता रहे, तो शुरू किया है ये तो वापस से बताएंगे, टेंशन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सुनो, फीफा एंड फीता समझ में आया आपको अच्छे से? पक्का? नाउ क्यूमुलेट द बोथ थिंग्स, ठीक है, आई हैव टू हैव अ नॉर्मल वन। जैसे नेट में क्या बोलता है? नेट में अपन क्या बोलते हैं? इसको मेरे को 100 रुपया देना है, मुझे इसको 500 रुपया देना है, तो मैं क्या बोलूंगा? नेट में मुझे इससे 500 रुपया, 400 रुपया लेना है। वही मैंने किया यहाँ पे, इंडिया को बाहर 800 करोड़ रुपया देना है, इंडिया को बाहर से 1000 करोड़ मिलना है, तो नेट में अपने को कितना मिलना है? 200 करोड़। दैट इज नेट फैक्टर इनकम। नेट में वॉट एवर फैक्टर इनकम आई एम रिसीविंग फ्रॉम अब्रॉड इज नोन एज नफिया। क्लियर है? ठीक है, आपको स्कूल में एन एफ आई बोलेगा छोड़ो, अपन क्या बोलेंगे? नफिया। याद करने का भी ट्रिक है, डोमेस्टिक से जब नेशनल जाएंगे तो नफिया साथ में रहेगी, ऐड हो जाएगा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे नफिया नाराज हो जाएगी, माइनस। ठीक है, तो आइल से क्या चीज, अरे कहा गया, गायब भी हो गया। क्या बोला? डोमेस्टिक से क्या ऐड करेंगे? क्या मिलेगा? और नेशनल से अगर डोमेस्टिक जाना तो नफिया स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया क्या? इसको लिखवाऊंगा मैं क्लास में आपको, ठीक है? समझ में आ रहा पक्का? अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, पहले का कॉन्सेप्ट तो पूछेगा नहीं आपसे, तो सीबीएसई का वापस से खुजली शुरू हो गया, डाउट कि टफ कैसे करें, ऐसा कुछ टफ करते हैं कि बच्चा हिल जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा पता है क्या? क्वेश्चन में लिखेगा किसी में, अपना नेट फैक्टर क्या बोला मैंने? इनकम, मान लो ये है 300 करोड़, ठीक है, ट्रिक करने के लिए, ताकि देखो आपको अगर दिल को संभाल के रखना पड़ेगा, बहुत टफ कर रहा हूं मैं, ठीक है? लिख लो ना, श्योर हो? आप लोग हंस रहे हो, मजाक समझ रहे हो आप लोग, पक्का लिख लेना। ठीक है, श्योर है ना? इसका मतलब क्या समझ में है?
इसमें क्या लिखा है? नेट फैक्टर इनकम। लेटर में खेल रहा देख रहा है, सॉरी वर्ड्स में खेल रहा देख रहा है। एक में क्या लिखा था? एक में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? नेट में हमें पैसा कितना मिलना है, और टू का मतलब क्या हुआ? देना है। मतलब ये 400 करोड़ एक्चुअली 400 करोड़ नहीं होगा, कितना होगा? ऐसा ट्रिक करता है। और कभी कभार क्या करेगा? फीफा दिया हुआ रहेगा 1000 करोड़, और फीफा दिया हुआ रहेगा 800 करोड़, तो नेट में क्या हो गया? क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नफिया हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिक करता है खाली क्वेश्चंस में आप लोगों को। बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म डिस्कशन, हम लोग बाद में करेंगे। ये समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ? पक्की बात है, नफिया क्लियर हो गया आपका? 100%? कोई भी डाउट नहीं है आपको यहाँ तक? ठीक है। दो एसेंशियल कॉन्सेप्ट अपन ने किया है। पहले अपन क्या करेंगे, यहीं तक करेंगे दो एसेंशियल कॉन्सेप्ट को। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहले ये वाला पोर्शन को लिखेंगे, अपन पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विल गिव सफिशिएंट टाइम। आई वांट यू गाइस टू बी, यू विल बी फीलिंग वेरी इरिटेटेड इन दिस टॉपिक, जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ हमको आता है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, इधर से इधर जाने के लिए प्लस डेप, आता जब है, यहाँ से नफिया करना है, यहाँ से माइनस करना आता है, बस व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जब आप लोग इरिटेट हो जाएगा मन से एकदम कि अब तो आ ही गया है यार, कितना रिपीट करेगा ये आदमी, बस जब वो फीलिंग आ जाए तब समझ जाएगा, यू विल बी डन। तो दिस इज द टू एसेंशियल कॉन्सेप्ट दैट विल स्टडी। ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? यस, विल डिस्कस नफिया अभी आगे भी, क्योंकि अपन तो कॉन्सेप्ट में गए नहीं है अभी, तो सिर्फ अपन लिख के समझे हैं बस। ठीक है। समझ में आया? दो एसेंशियल कॉन्सेप्ट हल्का हल्का समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बढ़िया से? अगले क्लास में इधर देयर इज एन ऑप्शन दैट वी डू दिस पार्ट कंप्लीटली, या फिर वी हैव अ मेंटी क्विज। मैं आप लोग को क्लास के बाद में 1-2 घंटे बाद में बता दूंगा आप लोग को क्या रहेगा कल का सीन। चलेगा? पक्की बात है आप लोग का? हाँ, कल होने से सब डन।